हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है ईंधन सेल या इंग्लिश में इसे हम कहेंगे फ्यूल सेल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ईंधन सेल क्या होते हैं। एनसीईआरटी बुक से मैंने डिफाइन किया है इसको। ऐसे गैल्वेनी सेलों को जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल आदि जैसे ईंधनों के दहन से उत्पन्न ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको आपको और क्लियर कराता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ इसको। तो यहाँ पर मैं दो शब्दों को आपको समझाऊंगा। पहला शब्द है इसमें गैल्वेनी सेल। आप जानते हैं गैल्वेनी सेल ऐसे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो क्योंकि ईंधन सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए ईंधन सेल के लिए हम नाम यूज कर सकते हैं गैल्वेनी सेल। अब क्वेश्चन यदि आपके माइंड में ये आए कि यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तित होगी, तो ये आपको इसी वीडियो में आगे समझ में आएगा जब हम अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। बात क्लियर है? यहाँ पे एक दूसरा शब्द है कि ये सेल जो इसको आप कहते हैं ईंधन सेल, ये ईंधन की ऊर्जा को, ईंधन की दहन से उत्पन्न ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? आप जानते हैं कि ईंधन से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, एक पुराना तरीका है उसके लिए। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ईंधन से टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन के रोटेट होने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर यानी कि ईंधन सेल से किसी भी टरबाइन को नहीं चलाया जाएगा। यहाँ पर कुछ अभिक्रियाओं द्वारा सीधे ही हम जो दहन से उत्पन्न ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेंगे। तो सीधे का अर्थ यहाँ पर ये है कि कोई टरबाइन नहीं चलाना है, नहीं तो इनडायरेक्ट यानी कि आपका अप्रत्यक्ष तरीका ये है कि ईंधन की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और उस ऊर्जा से टरबाइन को रोटेट करेंगे और टरबाइन के रोटेट होने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पर दहन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे सीधे ही हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये बात लिखा गया है कि दहन से उत्पन्न ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पर जो सीधे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का ऑप्शन है, इससे ईंधन सेल की दक्षता बढ़ जाती है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। हो सकता है इस वीडियो में, या वीडियो लंबी होने लगेगी तो अगली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि इसकी दक्षता का अर्थ क्या है और क्यों इसकी दक्षता अच्छी होती है। तो उम्मीद है कि ये डेफिनेशन का पॉइंट आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। ईंधन सेल में उपयोग किए गए ईंधन के आधार पर ईंधन सेल कई प्रकार के होते हैं, किंतु सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला ईंधन सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। तो सबसे सफल जो ईंधन सेल हमारे पास है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, और आज की वीडियो में हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जा चुका है और इस अभिक्रिया से प्राप्त जल वाष्प को संघनित करके उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के पेयजल के रूप में किया गया था। अभी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में जब अभिक्रियाएं होंगी तो वहाँ पे जल वाष्प उत्पन्न होगा और उस जल वाष्प को संघनित करके पेयजल के रूप में उपयोग किया गया था अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की संरचना पर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल को बनाने के लिए आपको एक बड़े से चैम्बर की जरूरत है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस चैम्बर में हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों की खास बात यह है कि दोनों ही ग्रेफाइट के बने हुए हैं और साथ में इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, जिसमें से बाएं साइड में जो इलेक्ट्रोड है इसके लिए हम नाम यूज कर देंगे एनोड। और आप जानते हैं गैल्वेनी सेल में जो एनोड होता है वो ऋण इलेक्ट्रोड होता है, और जो दाहिने साइड में लगाया गया है इसको हम कहेंगे कैथोड। और आपको मैंने बताया था कि गैल्वेनी सेल में जो बाएं तरफ प्रदर्शित किया जाता है वो हमेशा एनोड होता है। और आप ये भी जानते हैं कि गैल्वेनी सेल के एनोड को माइनस इलेक्ट्रोड कहते हैं और कैथोड को धन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं।
इन दोनों इलेक्ट्रोडों की दूसरी खास बात यह है कि इसमें कुछ स्थानों पर कुछ उत्प्रेरक लगाए गए हैं जो कि धातु उत्प्रेरक हैं, जैसे प्लेटिनम या पैलेडियम। इस पॉइंट को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन दोनों इलेक्ट्रोड की खास बात है कि इनमें उत्प्रेरक जैसे कि आप यूज कर सकते हैं प्लेटिनम या फिर पैलेडियम समावेशित किए गए हैं, और साथ ही ये सरंध्र हैं, मीन्स पोरस हैं, और कार्बन इलेक्ट्रोड हैं, यानी ग्रेफाइट या कार्बन के बने हुए हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आपको खाली स्थान दिख रहा है। इस खाली स्थान में हम इस सेल का विद्युत अपघट्य पदार्थ भरेंगे, और इस सेल में यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है ये है KOH, सांद्र KOH विलयन, या फिर यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप NaOH का सांद्र विलयन। देखिए यहाँ पर भर दिया गया है विद्युत अपघट्य पदार्थ को, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया है। इसके बाद हम देखें एनोड की तरफ से, इसमें हम हाइड्रोजन को प्रवाहित करेंगे, और कैथोड की तरफ से इसमें हम ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करेंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस सेल में आएंगे, इनके बीच में अभिक्रियाएं होंगी, तो यहाँ से जल बनेगा जो कि भाप के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा। जहाँ से हमने एक पॉइंट दिखाया गया है, यहाँ से जल वाष्प बाहर निकलेगा। और अभी हमने पढ़ा कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यही जल वाष्प जो था संघनित करके पेयजल के रूप में उपयोग किया गया था। तो ये हो गया पूरा इंस्ट्रक्शन। अब इसके बारे में बस आपको लिखना है, जैसे जैसे आपने बनाया। यदि आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आया है तो उसी को अपने शब्दों में लिख देना है। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। एक सामान्य हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में सरंध्र यानी पोरस कार्बन के बने 2 इलेक्ट्रोडों का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा 2 इलेक्ट्रोड थे और दोनों के दोनों सरंध्र यानी कि पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड थे। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य के रिक्त स्थान में KOH या NaOH का सांद्र जलीय विलयन भरा होता है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस विद्युत अपघट्य में सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों को प्रवाहित किया जाता है। आपने देखा एक तरफ से हमने हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया, दूसरे तरफ से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया था। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम या पैलेडियम धातु जैसे उत्प्रेरकों को इलेक्ट्रोडों में समावेशित किया गया होता है। तो हमने इलेक्ट्रोडों में कुछ उत्प्रेरक लगाए थे जो धातु उत्प्रेरक थे, जैसे प्लेटिनम का यूज कर सकते हैं या पैलेडियम का यूज कर सकते हैं, या फिर सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की संरचना। उम्मीद है आपको समझ में आई है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की अभिक्रिया के बारे में। आप जानते हैं किसी भी सेल में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें से एक होती है एनोड अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की एनोड अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे जल प्राप्त होता है, और यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। आपको इस रिएक्शन को ध्यान रखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के कैथोड की अभिक्रिया को आपको दिखाया गया है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, और यह एक अपचयन की अभिक्रिया है। आप इलेक्ट्रॉन को देख के पहचान सकते हैं कौन सा ऑक्सीकरण है, कौन सा अपचयन है, जो कि मैंने आपको पीछे भी समझाया है कि जब आपको इलेक्ट्रॉन त्याग होता दिखे तो ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता दिखे तो आप कहेंगे उसको अपचयन। और आप जानते हैं कि कैथोड पे अपचयन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब यदि कैथोड और एनोड अभिक्रियाओं को जोड़ दें तो हमको सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी। इस प्रकार की 2 अभिक्रियाओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को चेक करते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है या फिर समान नहीं। तो आप देख रहे हैं एक अभिक्रिया में, मतलब कैथोड अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एनोड अभिक्रिया में हम 2 से गुणा कर देंगे ताकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होकर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो हमको एनोड अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी 2H2, और यहाँ पे देखें 2OH माइनस था, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4OH माइनस, यहाँ 2H2O है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4H2O, 2 इलेक्ट्रॉन अब हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है?
तो अब हम जब जोड़ेंगे तो इस नीचे वाली एनोड अभिक्रिया का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो ऊपर वाली एनोड अभिक्रिया को हम यहाँ से हटा देते हैं और अब इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर किए जा चुके हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखें प्रोडक्ट साइड में है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ के रिएक्टेंट साइड में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। साथ में 4 OH आयन यहाँ पे रिएक्टेंट में है और 4 OH प्रोडक्ट में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और ठीक ऐसे ही देखिए यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल कैंसिल हो जाएंगे यहाँ के वाटर के 2 मॉलिक्यूल से, लेकिन कैंसिल होने के बाद यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल बच जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है। अब जो कुछ बचा है इसको हम नीचे लिख देंगे, तो वही हमारी सेल अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखिए सेल रिएक्शन में हमको क्या मिला, 2H2, यहाँ से मिला O2 और बाकी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। प्रोडक्ट साइड में कुछ बचा है, आप देखें बस एक चीज़ बचा है 2H2O। तो ये हो गई आपकी सेल अभिक्रिया। उम्मीद है कि आप इन रिएक्शंस को ध्यान रखेंगे, एनोड अभिक्रिया, कैथोड अभिक्रिया और सेल अभिक्रिया। एक्चुअल में एनोड अभिक्रिया, कैथोड अभिक्रिया आप ध्यान रखिए, इसको जब जोड़ेंगे तो सेल अभिक्रिया आपको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि कैसे ध्यान रखें इसको, तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगा, और क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप कैथोड अभिक्रिया और एनोड अभिक्रिया को ध्यान रखें ईंधन सेल के लिए। तो अगली वीडियो जरूर देखें ताकि ये अभिक्रियाएँ आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।